हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉट सेट प्रिपरेशन विद माय नॉट सेट डायरी। और आज हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का जो हम मसल वाला पार्ट पढ़ रहे थे, मस्कुलर सिस्टम, उसका फोर्थ पार्ट है। और आज ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमारा पूरा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का मसल वाला यानी कि मस्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, ठीक है, और थोड़ा सा रिलैक्सेशन ऑफ मसल बताया था। आज मैं उसी का एक्सप्लेनेशन आपको लिखाने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ, ठीक है। और उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, देखो बच्चों, जिसको पढ़ना होता है ना, वो छोटी सी, ऐसा मत समझिए कि ये डायरी से कौन नोट सेट निकाल लेगा, लेकिन जिसको पढ़ना होता है वो यूट्यूब से पढ़ के भी नॉट सेट को अपना क्लियर कर लेगा। या फिर बहुत लोग यूट्यूब से ही पढ़कर आईएएस आईपीएस बन गए हैं, लेकिन जिनको पढ़ना नहीं होता तो भाई वो उनको कोई भी तुम अच्छी से अच्छी कोचिंग कहीं भी दिला लो, दिल्ली में दिला लो, कहीं भी दिला लो, वो बस वहाँ की चकाचौंध से ही मतलब खुश होते रहेंगे, लेकिन उनका क्लियर नहीं होने वाला तो भी, क्योंकि उन्हें बस एडिटिंग कि हम अच्छे कोचिंग में जा रहे हैं ये सब दिखावा करना है, बाकी उन्हें पढ़ाई नहीं करनी। तो जिसे भाई पढ़ाई करनी है वो छोटी चीज़ से भी अपना क्लियर कर सकता है। तो ये वीडियो खासकर उन्हीं बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ, और इतनी मेहनत मैं इसीलिए कर रही हूँ बस कि जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते हैं वो स्टूडेंट नर्सिंग के किसी भी एग्ज़ाम को इस डायरी से पढ़ के, और मैं इन नोट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती भी हूँ, और इनका शॉर्ट वीडियो भी डालती हूँ, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत ब्लर, क्योंकि मेरे पास कोई एप्पल का या फिर कोई इतना अच्छा कैमरा नहीं है, मेरा नॉर्मल फ़ोन है, मैं उसी से रिकॉर्ड करती हूँ। तो अगर थोड़ा बहुत ब्लर अगर आपको दिखती है वीडियो में, तो पहले तो मैं बोलकर सारी एक एक लाइन बोलकर आपको पॉइंट को समझाती हूँ। नोट्स बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी आपको वीडियो ब्लर लग रही है, लगती हो यूट्यूब पर डालने के बाद, तो आप, मैं शॉर्ट वीडियो भी अपने लेक्चर के जो नोट्स है वो मैं वहाँ डालती हूँ, तो आप वहाँ से भी कवर अप कर सकते हैं। और डेली मैं 100 एमसीक्यूज़ भी डालती हूँ, डेली 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी डालती हूँ मैं। तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो टॉपिक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, आपको रीड आउट ज़रूर करना है। डेली 100 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन से ही हमें एक लेवल का पता चलता है। थ्योरी हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें उसका लेवल कि नॉट सेट के एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन लगाने बहुत ही ज़रूरी है, और इसीलिए क्वेश्चन लगाने भी चाहिए, ठीक है। देखो, मैं आपको पढ़ाती हूँ। चलो भाई, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखो भाई, मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, एज़ इट इज़ मैं पढ़ाती हूँ और उनको एज़ इट इज़ अपना यूट्यूब पर अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ एडिटिंग नहीं है तो अच्छे नहीं होंगे नोट्स। नोट्स आपके 100% अच्छे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। एकदम बेसिक से मैं पढ़ाती हूँ, ज़ीरो से। तो नोट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैंने नहीं किया है। हाँ, एडिटिंग में मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम है, तो मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकती इतना ज़्यादा। तो फिर मैं पढ़ाती हूँ और उसको डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी, आप कितना प्यार देते हैं हमारी वीडियो को, ठीक है भाई। चलो भाई, अब भाषण ख़त्म करते हैं और अपना काम पढ़ाई का शुरू करते हैं। तो आज मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का एक्सप्लेनेशन और रिलैक्सेशन ऑफ मसल का एक्सप्लेनेशन लिखाने वाली हूँ, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज़ अ पैसिव प्रोसेस। मैंने आपको क्या बताया था, मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, मसल अगर सिकुड़ती है तो उसको हम क्या नाम देंगे,
पैसिव प्रोसेस, उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस, क्योंकि मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है, इसीलिए हमने उसे पैसिव प्रोसेस कहा है, ठीक है। और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती है, एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, वन एक्शन पोटेंशियल रिलीज और वन स्टिमुलस रिलीज। कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे हाथ पर कुछ ठंडी चीज़ या गर्म चीज़ लगी तो वहाँ की मसल अचानक से क्या करेगी, एक्शन लेगी, है ना, वहाँ की मसल अचानक से एक्शन लेगी। एक तरीके से वहाँ स्टिमुलस रिलीज हुआ, ठंडा या गर्म एक स्टिमुलस रिलीज हुआ, और वो कहाँ गया, ब्रेन को सिग्नल गया। ब्रेन को सिग्नल गया तो ब्रेन ने टर्मिनल बटन से क्या निकलवा दिया, एसिटाइल कोलिन रिलीज कर दिया। आप ये मत सोचिएगा कि टर्मिनल बटन क्या है, वेसिकल क्या है, ये मैंने कल आपको स्ट्रक्चर बताया था, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ब्रेन को हमारे सिग्नल गया किसी ठंडे या गर्म स्टिमुलस का, किसी भी स्टिमुलस का, चोट लगना कुछ भी है ना, कोई एक सिग्नल गया, वहाँ से क्या होता है, न्यूरॉन पर एक्ट होता है, न्यूरॉन के एक टर्मिनल बटन पर एक्ट होता है, उसमें क्या होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, इन वेसिकल्स में क्या भरा होता है, एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल्स में भरा होता है। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है और मसल पर एक्ट करता है, मसल की सार्कोलेमा लेयर पर। मसल की आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। इसके चारों तरफ घूमता है, घूमता 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 रहता है, और यहाँ जो इसका टीटीब्यूल है, जो डीप ग्रुप जो मैंने कल आपको बताया था, उसको हम क्या बोलते हैं, टीटीब्यूल। टीटीब्यूल से एसिटाइल कोलिन एंटर कर जाता है, ये एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एंटर कर जाता है। एसिटाइल कोलिन किस पर वर्क करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। किस पर वर्क करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। जब एसिटाइल कोलिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करेगा तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, कैल्शियम, वहाँ से कैल्शियम क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और ये कैल्शियम जो हमारा एक्टिन है, एक्टिन, कैल्शियम कहाँ पर एक्ट करेगा, ट्रोपोनिन सी पर, एक्टिन के ट्रोपोनिन सी पर। मैंने आपको एक और आपको डायग्राम दिखाती हूँ पीछे वाले लेक्चर का, ये देखो मैंने बताया था ना, एक्टिन कैसा होता है, स्पाइरल शेप, और इसमें क्या होता है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोमायोसिन होता है। तो ये ट्रोपोनिन सी पर एक्ट करता है हमारा, कहाँ गया, हाँ वो रहा, ये रहा इसका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर से कैल्शियम बाहर निकल जाएगा, और ये कैल्शियम कहाँ एक्ट करेगा, ट्रोपोनिन सी पर, और ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट जाएगा, ट्रोपोमिन ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट जाएगा, ट्रोपोनिन सी पर एक्ट करेगा और ट्रोपोमिन वहाँ से हट जाएगा। और जो मायोसिन का हेड है, मायोसिन का हेड है वो एक्टिन से अटैच हो जाएगा, किससे, एक्टिन से। मायोसिन का हेड एक्टिन से, एक्टिन से अटैच हो जाएगा, और एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और मसल क्या हो जाएगी हमारी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। और इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती है। यहाँ पर कैल्शियम ने जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम रिलीज हुआ, कैल्शियम एक्टिन के ट्रोपोनिन सी पर एक्ट किया और ट्रोपोमायोसिन वहाँ से हट गया, और ट्रो ये जो है हमारा मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन से अटैच हो जाएगा, और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसीलिए मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। यही हमने यहाँ पर लिखा है, contraction of muscle is a passive process at neuromuscular junction, one action potential release or one stimulus release, acetylcholine release। उससे क्या होगा, ब्रेन से सिग्नल गया, ब्रेन के जो टर्मिनल बटन है, टर्मिनल बटन की जो वेसिकल्स है उसमें एसिटाइल कोलिन है वो रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन रोटेट इन होल सार्कोलेमा एंड एंटर फ्रॉम द टीटीब्यूल। समझ गए, एसिटाइल कोलिन कहाँ, पूरे मसल के सार्कोलेमा पर क्या करेगा, रोटेट करेगा और टीटीब्यूल से अंदर चला जाएगा, एंटर फ्रॉम द टीटीब्यूल। और एसिटाइल कोलिन किस पर एक्ट करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एक्ट करते क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, ठीक है। कैल्शियम आयन रिलीज होगा, कैल्शियम बाइंड विद ट्रोपोनिन सी, कैल्शियम किससे बाइंड कर जाएगा,
ट्रोपोनिन सी से। कैल्शियम किससे बाइंड कर जाएगा? ट्रोपोनिन सी से। और ट्रोपोमायोसिन गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन कहाँ चला जाएगा? मायोसिन की एक्टिव साइट पर। और एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन। इसी मतलब इसी वजह से क्या हो जाता है? मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। समझ गए आप? कैल्शियम आयन बाइंड हो जाएगा ट्रोपोनिन सी से। और ट्रोपोमायोसिन जो है वो कहाँ गोज अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मायोसिन के एक्टिव साइट से जाके अटैच हो जाएगा और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और इसी से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। इसमें किसी भी एनर्जी की मतलब रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसीलिए इसको पैसिव प्रोसेस कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल क्या है? पैसिव प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो रिलैक्सेशन ऑफ मसल समझते। इसी का अपोजिट है रिलैक्सेशन ऑफ मसल। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। रिलैक्सेशन ऑफ मसल क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, इट रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। रिलैक्सेशन ऑफ मसल में मसल को रिलैक्स होने में एटीपी की ज़रूरत यानी कि एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन में नहीं पड़ती। इसीलिए उसको पैसिव प्रोसेस कहते हैं और इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ एटीपी कैल्शियम drawn back to the सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। विद द हेल्प ऑफ एटीपी यानी कि एनर्जी की हेल्प से कैल्शियम कहाँ वापस चला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस। ड्रॉन बैक यानी कि जो कैल्शियम बाहर निकल गया था, ये वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो कैल्शियम यहाँ बाहर निकल गया था, ये कैल्शियम वापस कहाँ चला जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। ये वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चला जाता है। एंड एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स रिजॉल्व। जब कैल्शियम ही बाइंड नहीं, कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस चला गया है ना, तो कैल्शियम, जब कैल्शियम ही नहीं है तो वो ट्रोपोनिन सी से बाइंड ही नहीं होगा। और जब ट्रोपोनिन सी से बाइंड नहीं होगा तो ट्रोपोमायोसिन मायोसिन की एक्टिव साइट से अटैच नहीं होगा। इसका मतलब एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स ही नहीं बनेगा, रिजॉल्व रहेंगे, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स अटैचमेंट नहीं होगा। और मसल क्या हो जाएगी हमारी? रिलैक्स हो जाएगी। ये समझ आया आपको? अच्छे से समझाया मैंने। देखो अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मैं अपना 100% देती हूँ, मैं अपनी पूरी मेहनत भी लगा रही हूँ आपको समझाने में। लेकिन अगर कोई भी डाउट होता है फिर भी, तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से आप आराम से उसे पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, देखो अब हमारा एक एग्जाम्पल है राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस किसे कहते हैं? स्टिफनेस कंडीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ। यानी कि मरने के बाद जो बॉडी की स्टिफनेस यानी कि बॉडी अकड़ जाती है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? राइगर मोर्टिस। फर्स्ट आईलिड स्टिफ आफ्टर 30 मिनट। यानी कि मरने के बाद सबसे पहले जो स्टिफनेस दिखाई देती है वो आईलिड में दिखाई देती है। और आफ्टर 30 मिनट, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो जाता है राइगर मोर्टिस? 30 मिनट से। आफ्टर द डेथ ऑफ 30 मिनट, 30 मिनट की डेथ के बाद राइगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाता है। और वो सबसे पहले कहाँ दिखाता है? आईलिड में। फुल बॉडी डेड, नो मसाज, नो मैसेज थ्रू ब्रेन। जब पूरी बॉडी डेड हो गई है तो कोई मैसेज नहीं जाएगा ब्रेन को, है ना। नो एक्शन पोटेंशियल, कोई स्टिमुलस वहाँ पर नहीं मिलेगा बॉडी को। देन ऑल कैल्शियम रिलीज इनटू द बॉडी एंड बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर 2 to 3 आवर। 2 से 3 घंटे में जो बॉडी का सारा कैल्शियम है वो कहाँ पहुँच जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँच जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक सार्कोप्लाज्मिक सारा बॉडी का कैल्शियम निकल गया तो वो कहाँ पहुँच जाएगा? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँच जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मैंने बताया था आपको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सारा कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुंच जाएगा। और वहाँ से वो क्या बना लेगा? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन के साथ तो अटैच हो जाएगा, एक्टिव साइट के साथ उसका मायोसिन का हेड। और ट्रोपोनिन सी जो है वहाँ से कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाएगा और एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा पूरी बॉडी में। इसीलिए डेथ के 2-3 घंटे बाद पूरी की पूरी बॉडी अकड़ जाती है।
ठीक है, इसीलिए ये करती है वो। कैल्शियम क्यों है कि सारा कैल्शियम बॉडी का रिलीज हो जाता है और वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। लेकिन ब्रेन अब डेड पड़ा है तो कोई सिग्नल नहीं जाएगा ना, सिग्नल नहीं जाएगा तो वो रिलैक्स नहीं हो पाएगी बॉडी, अकड़ी की अकड़ी रहेगी। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेथ, इसे कैसे याद करेंगे? पार पार्लर, पार्लर भी याद कर सकते हैं, PALAR पार्लर, पारल भी याद सकते हैं, पार्लर भी याद, पार्लर से याद कर लो, PALAR, ए नहीं है पर ए को ऐसे ही मान लिया हमने, पार्लर। ठीक है, पी से पैलर मोर्टिस, क्या होती है? बॉडी येलो पड़ जाती है। ए से एल्गर मोर्टिस, बॉडी क्या होती है? ठंडी पड़ जाती है। आर से राइगर मोर्टिस, बॉडी स्टिफ हो जाती है। एल से लाइवर मोर्टिस, बॉडी ब्लूइश पड़ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में ये अलग से पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, जब यहाँ पर है थोड़ा सा तो बेसिक याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेथ याद होनी चाहिए। पार्लर से पैलर मोर्टिस, येलोइश बॉडी। ए से एल्गर मोर्टिस, कोल्ड बॉडी। आर से राइगर मोर्टिस, स्टिफनेस। एल से लाइवर मोर्टिस, ब्लूइश। ठीक है, बट आफ्टर 2 to 3 days ऑफ डेथ बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। लेकिन अगर 2 से 3 दिन तक अगर आप बॉडी को वहाँ रखे रहोगे तो क्या होगी? बॉडी डिकम्पोज होने लगेगी, सड़ने लगेगी, विद द हेल्प ऑफ लाइसोजाइम एंजाइम एंड कैपेथिसिन। ये एंजाइम होते हैं, इनकी वजह से बॉडी क्या होती है? डिकम्पोज होने लगती है। और एक्टिन और मायोसिन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ रहता है, बॉडी स्टिफ जो रहती है, ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन होने लगता है। इस वजह से बॉडी रिलैक्स कर जाती है, 2 से 3 दिन बाद रिलैक्स कर जाती है, क्योंकि बॉडी का जो है वो बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लगती है, वो भी एंजाइम की हेल्प से। लाइसोजाइम एंजाइम, कैपेथिसिन एंजाइम, इनकी वजह से जो है बॉडी डिकम्पोज होने लगती है। ठीक है, और इसी वजह से एक्टिन, इन एंजाइम की वजह से एक्टिन और मायोसिन जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और बॉडी रिलैक्स कर जाती है। समझ गया? ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखो, अब मैं आपको सीधी सी एक बात बता देती हूँ, जिससे कि आप डरे ना कि ये क्या हो गया आज हमारे साथ और ये क्या पढ़ा दिया मैम ने। ठीक है, सीधी सी बात ये है कि जितने मैं पेज पलट रही हूँ ये सारे के सारे मसल्स के नेम हैं। पहली बात, मैं यहाँ पर सारे मसल्स के नेम को रीड आउट करूँगी। और दूसरी बात यह है कि आप, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है मसल ऑफ द फेस, तो आप क्या करेंगे? गूगल करेंगे मसल ऑफ द फेस, वो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाएगा। उसमें आप मेरे नाम हैं वो आप नाम वहाँ पर एक बार देख सकते हैं कि ये मसल कहाँ पर है ना? थोड़ा सा डायग्राम से पता चलता है। तो आप इन सब के नाम को सिर्फ हर बार रीड आउट करेंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से इतना क्वेश्चन नहीं पुट अप होता है। ठीक है, कभी आप ये डर जाएं, ज़्यादा ज़्यादा ये क्वेश्चन पुट अप हो जाएगा कि ये मसल कहाँ की है, ये मसल बॉडी के किस पार्ट में, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। और अभी आप सिर्फ रीड आउट करेंगे और कुछ भी नहीं करने वाले, रीड आउट करते रहेंगे। हमेशा जब भी लेक्चर आप रिवाइज करेंगे तभी इसका सिर्फ रीड करना है, आप रीड करते जाओ करते जाओ। पहली बार में देखो किसी को भी याद नहीं होता, ना ही आप डरें कि भाई ये क्या हो गया, इतने सारे कैसे याद होंगे नाम, है ना? आपको नाम याद करने ही नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ रीड करना है। मैंने बोला ही नहीं है कि आप नाम याद करो, बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, केवल आपको ये करना है, रीड आउट करना है। तो मैं मसल्स के नेम पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी मसल, जहाँ की भी मसल है, आप उसको गूगल करके सबसे पहले स्ट्रक्चर अपना गूगल में खोल लेंगे और जो जो नेम है उनको उस स्ट्रक्चर में देखते हुए पढ़ेंगे। हर बार रीड करना है स्ट्रक्चर के साथ मिला के। ठीक है, चलो भाई, मसल ऑफ द फेस कौन कौन सी है? ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है। ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस, बक्सीनेटर मसल। ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ओरिस, मैसेटर मसल, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल, क्लेविकल, ट्रेपेजियस मसल। ठीक है, टेरिगोइड मसल, टेम्पोलैरिस मसल। ये सारे मसल के नेम है। ठीक है, थोड़ा सा टफ होती हैं, दोबारा पढ़ देती हूँ। ऑक्सीपिटो फ्रंटालिस मसल,
ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई, ये एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों होती है। लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोर्स बक्सीनेटर मसल, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मैसेटर मसल, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल, क्लेविकल ट्रेपेजियस टेम्पोरलिस और टेरेगोइड। ये हमारी है मसल ऑफ द फेस, जो कि फेस में प्रेजेंट होती हैं। आपको सिर्फ रीड आउट करना है और स्ट्रक्चर के साथ आप रीड आउट करना है, इतना मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। जितनी बार भी आप लेक्चर रिवाइज करेंगे सिर्फ रीड आउट करते जाएंगे, आपको ये पता चल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी बाई चांस की बात कर रही हूँ, एक आध क्वेश्चन आ भी गया, एक ही आएगा, एक से ज़्यादा नहीं आएगा, इसमें पूछते ही नहीं है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इतना पूछते नहीं है ना, लेकिन पता होना चाहिए भाई, कभी आ गया और किसी ने भाई पढ़ा है ये सब भी, हम क्यों छोड़ के जाएं कुछ भी चीज़। किसी ने पढ़ा है उसने टिक कर दिया, उसकी रैंक अप हो जाएगी आपसे, तो थोड़ा रीड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बस स्ट्रक्चर के साथ हमेशा आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि हाँ मैंने फेस के स्ट्रक्चर में ये मसल पढ़ी थी। कभी को बाई चांस क्वेश्चन ने पूछा भी कि ये मसल कहाँ की है, तो आप आराम से क्या करेंगे, टिक कर लेंगे उसका आंसर। मसल ऑफ द बैक, बैक में कौन कौन सी मसल होती है? 6 पेयर ऑफ लार्ज मसल, 6 पेयर ऑफ कौन सी होती है? लार्ज मसल की होती है। कौन कौन सी? ट्रेपेजियस मसल, टेरस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई, क्वाड्रेटस लंबोरम, स्वास मसल, सार्को स्पाइनलिस मसल। 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 पेयर ऑफ लार्ज मसल होती हैं। बाकी कौन कौन सी होती हैं? स्टेनोक्लीडोइड मेस्टोइड मसल, डेल्टोइड मसल, जो जहाँ पर हम इंजेक्शन भी लगाते हैं, हाथ में और शोल्डर में होती है ये, है ना, आईएम इंजेक्शन लगाते हैं। टेरस माइनर, एक्सटर्नल ओब्लिक, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, इलिकस, ये हमारी है मसल ऑफ द बैक। सारे नाम एक साथ पढ़ देती हूँ। स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ट्रेपेजियस मसल, डेल्टोइड मसल, टेरस मेजर, टेरस माइनर, लेटिसिमस डोर्साई, एक्सटर्नल ओब्लिक, ग्लूटियस मीडियस, ग्लूटियस मैक्सिमस, क्वाड्रेटस लंबोरम, स्वास मसल, इलिकस, सैक्रोस्पाइनलिस। ये है हमारी मसल ऑफ द बैक। प्लीज स्ट्रक्चर के साथ इन मसल्स को रीड आउट करें। 6 पेयर ऑफ मसल ही पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं। ये पता होना चाहिए कि जो हमारे 6 पेयर ऑफ लार्ज मसल हैं, ये ही पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं साइड से, ठीक है। मसल ऑफ द एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल, जो 6 पेयर हैं ये वाले, ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं। और जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाते हैं उनके नाम मैं आपको बता रही हूँ। रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसफर एब्डोमिनस मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल। ये हमारी एंटीरियर वॉल बनाते हैं, एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल बनाते हैं। 6 पेयर तो पोस्टीरियर ये वाली 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पर है, ठीक है। एंड मसल ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल कौन कौन सी है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसफर एब्डोमिनस मसल, क्वाड्रेटस लंबोरम मसल, ठीक है। अब है हमारी मसल ऑफ द पेरिनियम। पेरिनियम में कौन कौन सी मसल है? बल्बो स्पॉन्जियोसिस मसल, यूरिथ्रल स्फिंक्टर मसल, लेवेटर एनाई मसल, सुपरफिशियल ट्रांसवर्स पेरिनिमस, डीप ट्रांसवर्स पेरिनिमस। ये हमारी है मसल ऑफ द पेरिनियम। प्लीज़ स्ट्रक्चर के साथ रीड आउट करें। मैं हर जो भी मसल आपको बता रही हूँ, मैं हमेशा यही बोल रही हूँ कि स्ट्रक्चर के साथ ही रीड आउट करें, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर ये मसल प्रेजेंट है। थोड़ा सा देखने से ज़्यादा याद तो नहीं करना, रीड आउट करते जाओ, खुद दिमाग में बैठ जाएगा। आपको बस याद क्या करना है, कुछ याद नहीं करना है इसमें, नाम तो याद ही नहीं करने, बस आपको देखना है। देखोगे तो याद रहेगा कि हाँ ये एब्डोमेन की है। कभी क्वेश्चन आ गया कि इंटरनल ऑब्लिक मसल कहाँ प्रेजेंट है, तो बस आपको ये याद रखना है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो मसल ऑफ द पेरिनियम हो गई हमारी ये 5, ठीक है, जिनके मैंने आपको नेम जो है वो रीड आउट कर दिए। और ये 6 भी उसी की थी, एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर मसल, ठीक है, एक्सटर्नल एनल इंस्फिंक्टर मसल पेरिनियम की मसल। अब है मसल ऑफ द हैंड। हैंड में अपर लिम में कौन कौन सी मसल है? अपर लिम में ट्रेपेजियस, डेल्टोइड,
टेरेस माइनर, टेरेस मेजर, ट्राइसेप्स, लेटिसिमस डॉर्साई, ब्रोंकियो रेडियलिस एक्सटर्नल, कार्पाई रेडियलिस, बाइसेप्स, ब्रोंकियलिस, पेक्टोरलिस मेजर मसल, कोराको ब्रैकियोलिस मसल, कोराको ब्रैकियोलिस मसल, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, प्रोनेटर लेवेडेटस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस, पल्मोरिस लॉन्गस मसल, एक्सटर्नल एक्सटेंसर डिजिटोरम और सुपाइनेटर। ये हमारी कहाँ है, अपर लिम्ब में सारी मसल है, ठीक है। मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, बिगेस्ट मसल वेट बियरिंग, लोअर लिम्ब, लोअर लिम्ब मतलब जो हमारी नीचे पैर वैर में है, इसको बिगेस्ट, इनकी जो मसल होती है लॉन्गेस्ट होती है और बिगेस्ट होती है। और वेट पे, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी का वेट इन्होंने वियर किया हुआ है, वेट बियरिंग मसल भी इन्हीं को बोला जाता है। तो ये कौन कौन सी है, इलियकस श्वास, सॉर्टेरियस बिगेस्ट मसल, सार्टोरियस सार्टोरियस, वेसिटस मीडियलिस, गैस्ट्रो गैस्ट्रोकिनिकस मसल, सोलियस, इलियास, ऑब्टरेटर मसल, एंटीरियर फिबियलिस मसल और हैमस्ट्रिंग मसल, ग्लूटियल मसल। जो हैमस्ट्रिंग मसल है, इस पर क्वेश्चन भी आया है कि सबसे ज़्यादा स्पोर्ट इंजरी किस मसल में होती है, हैमस्ट्रिंग मसल में। सबसे ज़्यादा स्पोर्ट इंजरी किस मसल में होती है, हैमस्ट्रिंग मसल में। किसमें, हैमस्ट्रिंग मसल में, ठीक है। अब हम थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देते हैं। देखो जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, याद रहना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ मसल कितने होती हैं, 639। टोटल नंबर ऑफ मसल कितने होते हैं, 639। लॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, सार्टोरियस। लार्जेस्ट मसल कौन सी है, ग्लूटियल मैक्सिमस। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, मैसेटर। शॉर्टेस्ट मसल कौन सी है, स्टेपिडियस। स्माइल मसल कौन सी है, जाइगोमेटिक। सैडनेस मसल कौन सी है, लेवेटर लेबेई मसल। मोस्ट कॉमन मसल ऑफ आईएम इंजेक्शन पता ही है सबको, डेल्टॉइड। डिसलाइक मसल, प्रोक्रस मसल नोज में होती है। सब सरप्राइज मसल, फ्रंटेनलिस। विसलिंग मसल, बक्सीनेटर, विसल यानी सीटी किससे हो जाते हैं, बक्सीनेटर मसल उसमें यूज होती है। डाउट मसल, मेंटलिस। मैरिज मसल, मीडियल रेक्टस। डाइवोर्स मसल, लेटरल रेक्टस। चीटिंग मसल, सुपीरियर ओब्लिक। वाइडेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लेटिसिमस डॉर्साई। ये क्वेश्चन पूछा गया, ये आपको याद रखना चाहिए। वाइडेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, लेटिसिमस डॉर्साई। बॉक्सर मसल ऑफ द बॉडी, सार्टेरस एंटीरियर। बिग स्विंग मसल, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं, दोनों आए हुए हैं, ठीक है। बजिएस्ट मसल ऑफ द बॉडी, आई मसल, आँख की मसल। मोस्ट फ्लेक्सिबल मसल ऑफ द बॉडी, टंग। सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल कौन सी होती है, मतलब अच्छे से घूम जाए, मुड़ जाए, टंग। लॉन्गेस्ट स्मूथ मसल ऑफ द बॉडी, रेक्टस एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। अब ये दो टर्म है, आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक किसे कहते हैं, जिसमें कि टोन सेम हो लेकिन लेंथ मसल की डिफरेंट हो जाए, जैसे कि फ्लेक्शन ऑफ हैंड। अगर हमने अपना हाथ मोड़ा, इस तरीके से हमने अपना हाथ मोड़ा, अगर हमने अपना हाथ मोड़ा, फ्लेक्शन ऑफ हैंड किया, तो क्या होगा, ये हैंड है हमारा, ठीक है। अगर हमने इसको मोड़ लिया, ऐसे कर लिया, ये यहाँ आ गया, तो क्या हुआ, लेंथ कम नहीं हो गई, जितनी ये फैल रही थी उतनी कम हो गई लेंथ। मोड़ लिया हाथ हमने, तो क्या हुआ, लेंथ डिफरेंट हो गई लेकिन टोन सेम है, टोन सेम है, मसल का टोन सेम है, ठीक है। टोन तो सेम ही है लेकिन लेंथ जो है वो डिफरेंट हो गई, इसको बोलते हैं हम आइसोटोनिक। आइसोमेट्रिक किसे कहते हैं, सेम लेंथ बट डिफरेंट मसल ऑफ टोन। पुश द बॉल, अगर हम दीवार को धक्का लगा रहे हैं किसी दीवार को, तो लेंथ सेम है, पहले भी इतनी थी अब भी इतनी है, लेकिन अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो मसल का टोन क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक। समझ गए। तो ये भाई हमारा मस्कुलर सिस्टम आज हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप हमेशा क्या कहते हैं, मैं यही बोलूँगी कि रिवाइज़ करते चलिए, और इन मसल्स के नेम से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ना ही इनके बारे में इतना कुछ सोचना है। इन्हें सिर्फ आप अपने जो भी मैंने मसल्स बताई हैं उनका फिगर, यानी कि गूगल से आप वहाँ पर सर्च करेंगे मसल ऑफ द फेस, मसल ऑफ द अपर लिम्ब, मसल ऑफ द लोअर लिम्ब, इस तरीके से, और आप उन मसल को डायग्राम के थ्रू सिर्फ रीड आउट करेंगे हमेशा। जब भी आप ये लेक्चर आप रिवाइज कर रहे हैं, अपना रीड आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको इनकी कोई टेंशन लेनी नहीं है कि भैया नहीं भी याद हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं याद हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ओके, तो फिर आप ध्यान से पढ़िए, और मैं तो बस यही कहूँगी कि भाई तैयारी करते चलिए, और भाई हम आपके साथ 100% अगर दे रहे हैं तो आप भी रिटर्न बैक ज़रूर दीजिए हमें। और प्लीज़ प्रेजेंटेशन को इतना वो मत कीजिए, वीडियो को देखिए, पहले देखिए, पढ़िए, उसके बाद अगर काम ना आए तो कमेंट करिए कि भाई क्या ही पढ़ा रही हो, इस तरीके से भी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप पढ़िए, है ना। उसके बाद मुझे बताना कि ऐसा तो आप कमेंट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ पढ़ा ही नहीं रही कि भाई वेस्टेज मैं बिना बात के कुछ पढ़ा रही हूँ तो मैं, या फिर MBBS की पढ़ाई पढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी तरीके का सिलेबस आपको कंप्लीट करा रही हूँ अपने नोट्स एंड डायरी से। तो भाई आप पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। चलो भाई, आज का टॉपिक हम यहीं पर फिनिश करते हैं, और हमारा ये जो है मस्कुलर सिस्टम भी फिनिश हो गया। मैं सोच रही हूँ कि अब स्केलेटल सिस्टम ना पढ़ा के आपको बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दूँ, जिससे कि आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर ना रहे, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग हो जाते हैं मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो मैं बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाऊँगी इसके आगे, उसके बाद हम स्केलेटल सिस्टम या फिर अदर सब्जेक्ट में से कुछ फंडामेंटल नर्सिंग से कुछ उठाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर नोट्स एट 10।